आज हम लोग आगे फर्दर कर रहे हैं रदरफोर्ड थ्योरी की। रदरफोर्ड थ्योरी करने के बाद हमारे पास दो सिनेरियोज आ जाते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें रदरफोर्ड थ्योरी करने के बाद हमारे पास बोहर थ्योरी आएगी, और बोहर थ्योरी आने से पहले हमारे पास दो कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, दो प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। सबसे पहले आएगा नेचर ऑफ रेडिएशन, और दूसरा आएगा आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसमें कुछ तरह की प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, और उसका सोल्यूशन क्या है वो भी हमें पता लगाना है, ठीक है। तो नेचर ऑफ रेडिएशन मतलब क्या है कि कुछ साइंटिस्ट कहते थे कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएंगी, उनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आएंगी जो एक्चुअली उनका जो है वो नेचर क्या है, बेसिकली वो वेव नेचर की हैं या पार्टिकल नेचर की हैं, ठीक है। क्योंकि इस पे बहुत रिसर्च चले कि जैसे अगर आपकी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैं ले लेता हूँ लाइट, तो लाइट आपकी क्या है, वेव है या पार्टिकल है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, और रदरफोर्ड ने भी इसको एक्सप्लेन नहीं किया था। तो उसके बाद दूसरी चीज़ आपकी आ जाती है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी, जिसको आगे चल के बोहर ने क्वांटाइजेशन के बारे में बता दिया, जो कि वो किस पे डिपेंड करती है, क्वांटाइजेशन ऑफ जो आपका फिक्स एनर्जी के शेल्स होते हैं उस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। KL, MN, ठीक है। वहाँ पे आपका एब्जॉर्ब होना और क्या होना, एमिट होना, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज आएंगी। उसके बेसिस पे जो है वो आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो वो आगे चल के एक्सप्लेन होगा। बट प्रेजेंट सिनेरियो में हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि अगर मैं कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करता हूँ, तो उसका नेचर क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में सबसे जनरल हम चीज़ ले लेते हैं, लाइट लेके चलते हैं, ठीक है। जो लाइट है आपकी वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसका नेचर क्या है, वो पार्टिकल नेचर की है कि वेव नेचर की है। तो कुछ कुछ साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज दी। न्यूटन ने सबसे पहले बोला कि जो आपकी लाइट है वो है वेव वेव नेचर की, सॉरी, जो आपकी लाइट है वो है पार्टिकल नेचर की। और उसने किसका सहारा लिया दो अपनी स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए, न्यूटन ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन होता है रिफ्लेक्ट होके आना कहीं से, और रिफ्रैक्ट होना बेंडिंग ऑफ लाइट इन अ सर्टेन मीडियम, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई। तो इस बेसिस पे न्यूटन ने क्या दिया कि जो लाइट है आपकी वो है, लाइट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो क्या है, आपकी पार्टिकल नेचर की है। बट यहाँ दूसरी चीज़ आ गई, डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जो है उसमें क्या हमें ऑब्जर्व हुआ कि वो वेव पार्टिकल नेचर के बेसिस पे प्रूव नहीं हो रही हैं, उनमें वेव जैसी कुछ प्रॉपर्टीज नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो इनका स्टेटमेंट न्यूटन का जो है वो यहाँ गलत हो गया, ठीक है। कि जो आपका न्यूटन ने डायरेक्टली कह दिया कि जो आपकी रेडिएशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो क्या है, पार्टिकल नेचर की, जो कि गलत हो गया। उसके बाद डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जो है, और वो गलत क्यों हुआ, क्योंकि फिनोमिनाज कुछ और हमारे पास ऐसे अवेलेबल हैं जिनमें ये पार्टिकल नेचर के बेसिस पे प्रूव नहीं हो रही, ये वेव जैसी लग रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के बारे में पता होना चाहिए बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो डाइफ्रैक्शन आपका होता है बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर्स, और इंटरफेरेंस होता है जब आपकी दो वेव्स जो हैं वो आपस में आके मिल जाए और एक थर्ड वेव का जनरेशन हो, जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो वेरी कर सकता है। तो ये दो चीज़ें जो हैं ये आपकी पार्टिकल नेचर के बेसिस पे प्रूव नहीं हो रही थी, ठीक है। तो उसके बाद आपका आ जाता है, बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं, तो थोड़ा हम वेव मोशन को इन डेप्थ पढ़ लेते हैं, ठीक है। वेव मोशन में क्या होता है, सबसे पहले एक वेव मोशन में वेव तो प्रेजेंट होगी, ठीक है। उसमें क्या होगा, ऊपर की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट आएगी, डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड्स अपर साइड वो आ जाएगी आपकी क्रिस्ट, और डाउनवर्ड जो आएगी उसको कह देते हैं हम ट्रफ। ऊपर की तरफ क्रिस्ट, नीचे डाउनवर्ड ट्रफ, और आपके पास वेव लेंथ आ जाती है। वेव लेंथ आपको एक्चुअली होती क्या है, तो वेव लेंथ होती है क्रिस्ट से क्रिस्ट का डिस्टेंस है, एक ट्रफ से ट्रफ का डिस्टेंस। एक क्रिस्ट से दूसरा क्रिस्ट आएगा, उसका जो डिस्टेंस है उसे वेव लेंथ कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एक क्रिस्ट से दूसरा क्रिस्ट है, एक क्रिस्ट से दूसरे ट्रफ है,
पहला क्रिस्ट आया, फिर उसके बाद ट्रफ आया, तो उसको आप क्या कह देते हैं, एक साइकिल कह देते हैं, ठीक है। तो आपकी ये साइकिल हो गई। उसके बाद आपके पास आता था फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव्स क्रॉसिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं सी बाय लेमडा के फॉर्मूला होता है, और एक 1/t होता है। यूनिट्स इसके सेंटीमीटर इनवर्स या हर्ट्ज आ जाते हैं, ठीक है। ये होगा। उसके बाद आपका आ जाता है वेव नंबर। वेव नंबर होता है नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर, ठीक है, नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर। तो उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये वेव मोशन की हमने बेसिक सी स्टडी कर ली कि एक्चुअल में वेव मोशन होता क्या, ठीक है। ये चीज़ पता चल गई। अब हमारे पास कुछ फॉर्मूला आगे आ गया, म्यू सी बाय लेमडा, ठीक है। एक आप क्या वेव नंबर, वो क्या आ गया 1/λ। तो अगर मैं 1/λ की जगह लिख दूँ तो ये सी इंटू वेव नंबर हो जाएगा। ये हमने कुछ फार्मूला जो है वो कंक्लूड कर लिया इसमें से, ठीक है। एक चीज़ और आ जाती है कि इसमें ये जो ये हाइट होती है, इसको हम बोल देते हैं इसका एम्पलीट्यूड। ये स्मॉल ए या कैपिटल ए से रिप्रेजेंट होता है। तो हमने पूरी वेव मोशन के लिए जो वेव की कंडीशन या जो रिक्वायरमेंट थी या जो चीज़ें थी उसमें पॉइंट, उसको हमने पढ़ लिया। साइकिल आपका 1 क्रिस्ट से 1 ट्रफ होता है, ठीक है। वेवलेंथ क्रिस्ट से ट्रफ होता है, और ये फ्रीक्वेंसी वेव नंबर, और हमने रिलेशन पढ़ लिया, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी जो किसने दिया था, जेसी मैक्सवेल ने, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी जो थी वो किसने दी थी, जेसी मैक्सवेल ने। और उन्होंने क्या कहा था, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो क्या करती हैं, कॉन्टीन्यूसली क्या करती हैं, एनर्जी को एमिट करती हैं, ठीक है। और उसमें जो एनर्जी एसोसिएटेड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के, और वो वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्लासिक थ्योरी जो थी जेसी मैक्सवेल ने दी, ठीक। एक पॉइंट मैंने बहुत इंपॉर्टेंट मिस कर दी कि 3 पॉइंट्स थे। ईएम वेव्स जो है वो वेव्स होती हैं बेसिकली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है वो वेव फॉर्म की होती हैं। ये आपका किसने कह दिया, सब खराब करते हैं। थर्ड पॉइंट आ गया आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं वो क्या होती हैं, वेव की फॉर्म में होती है। क्या होती है, वेव की फॉर्म में, ठीक है। मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो थी वो जेसी मैक्सवेल ने क्या कंसीडर कर ली, वेव नेचर की कंसीडर कर ली, जो कि न्यूटन ने क्या कंसीडर किया था, पार्टिकल नेचर का, ठीक है। समझ आई ये बात। तो अब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव रेडिएशन हो गया। अब हम थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या पढ़ लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब भी आपको देखने को मिलेगी तो वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मान लो अप्लाइड है। तो जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी वो हमेशा क्या दिखेगी आपको, परपेंडिकुलर नजर आएगी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर आ जाएगी आपकी ईएम वेव्स। ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर। पहला कैरेक्टरिस्टिक आ गया ईएम वेव का ही, ठीक है। दूसरा आ गया आपका कि जो ईएम वेव्स हैं वो हमेशा किससे ट्रैवल करेंगी, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो हमेशा किससे ट्रैवल करेंगी, स्पीड ऑफ लाइट, जो कि होता है सी, विच इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁸ ठीक है। 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो किस पे डिपेंड नहीं करती, नेचर पे डिपेंड नहीं करती, ऑफ नेचर ऑफ मीडियम। मतलब वो बेसिकली मीडियम पे डिपेंड नहीं करती जिसमें वो ट्रैवल करती है, वो सी स्पीड से ही चलेगी, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट रहेगी, विच इज इक्वल टू 3 × 10⁸ इररिस्पेक्टिव की वो वैक्यूम में है, इसी मीडियम में है या नहीं है। इसका साफ एग्जांपल जो है वो लाइट का ही है। लाइट जो है वो आपकी सन से आती है, सन से अर्थ में आने पे कई बार उसे मीडियम मिलता है, कई बार नहीं मिलता है, बट वो अपनी कांस्टेंट स्पीड से जो सूरज के आने का टाइम होता है वो फिक्स होता है ना कि वो इस टाइम पहुंच जाएगा। अभी मान लो रास्ते में उसको कुछ और मीडियम मिल गया, कुछ भी मिल गया, तो ये तो नहीं होता कि आज जो आपकी वो है लाइट है वो 7 बजे आगे कल 8 बजे आ जाएगी। नेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता है कि मतलब ठंडा है मौसम या गर्म है,
उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है, बट एक कांस्टेंट टेम्परेचर कुछ टाइम के लिए रहता ही है। मतलब क्या है कि जो वो है ईएम वेव्स जो है वो आपकी नेचर पर डिपेंड नहीं करेंगी जिसमें वो ट्रैवल करें। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब हम पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो आपका होता है, ठीक है, ईएम स्पेक्ट्रम, ये क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट waves in accordance with increasing frequency और decreasing wavelength। ठीक है, अब पहली बात तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? एक स्पेक्ट्रम है। ठीक है, बेसिकली क्या है, एक स्पेक्ट्रम है जो कि किस फॉर्म में अरेंज होता है? अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट वेव्स इसमें होती है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग वेवलेंथ। इसके लिए मेरे पास एक शॉर्टकट है, RMI लक्स GC। ठीक है, ये डाउनवर्ड क्या हो रहा है? आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो अपवर्ड क्या होगा? वेवलेंथ बढ़ेगी। ये आपका आ जाता है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स। ठीक है, ये आपका इंफ्रारेड, ये एल जो है ये विजिबल रेडियो वेव्स में लिख देता हूँ, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड ये विजिबल रीजन है जो हमारी आंखों को विजिबल होता है, ये अल्ट्रा वायलेट है, ये एक्सरे है, ये गामा रेज है, और ये आपका कॉस्मिक रेज है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो विजिबल में क्या आ जाता है? विजिबल में आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, विब ग्योर। ठीक है, विब ग्योर, यहाँ से क्या होता है? विब का वॉयलेट का जो होता है वेवलेंथ वो 400 नैनोमीटर होता है, और आर का जो है वो आपका, मैंने ऑपोजिट लिख दिया, इसको ऐसे लिखना क्योंकि हम डायरेक्शन हमने गलत नहीं ना करनी, हम यहाँ से लिखेंगे VIBGYOR। इसकी वेवलेंथ रहेगी आपकी 400 नैनोमीटर, रेड की हो जाएगी 700 नैनोमीटर, क्योंकि आपको पता है अपवर्ड डायरेक्शन में वेवलेंथ जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमें पता चल गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रहना चाहिए, ये यहाँ ही नहीं फिजिक्स में भी यूज़ होगा। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया, मैंने अरेंजमेंट कर दी किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। ठीक है, तो एक चीज़ मैंने और बताई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो उनका जो स्पीड है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही चलेंगी। बट क्या इनकेस अगर, तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो वेरी कर रही हैं कहीं, तो उनका दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो उसकी वेवलेंथ चेंज हो रही है या फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। तो स्पीड ऑफ लाइट से ही चलेंगी हमेशा ईएम वेव्स, बट जो चेंज होगा, जो चेंज उनमें ला सकता है किसी प्रकार का, वो होता है आपकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ। वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो ईएम वेव्स में थोड़ा बहुत चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब आपकी मैक्सवेल ने जो है वो थ्योरी दे दी अपने। ठीक है, उसने किसको प्रूव कर दिया? डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को जो है अपनी वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग उसने प्रूव कर दिया। बस स्टिल कुछ चीज़ें जो है वो फेल हो रही थी, जिसमें से पहला आ जाता है आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और दूसरा कंडीशन आ जाती है आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो जेसी मैक्सवेल की वेव थ्योरी को नहीं मान रहे थे। जेसी मैक्सवेल की वेव थ्योरी जो क्या क्या कह रही थी कि एनर्जी एमिशन जो है वो क्या रहेगा? कॉन्टीन्यूस रहेगा। ठीक है, डिसकॉन्टीन्यूस नहीं रहेगा। एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इंटेंसिटी के। ठीक है, और वो वेवलेंथ और आपकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, तो और जो आपकी ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो क्या होंगी? सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर की होंगी, पार्टिकल नेचर की नहीं होंगी। तो अब ये जो चीज़ें हैं वो फेल होने लगी। पहले तो इनके बारे में डेप्थ में पढ़ते हैं और फिर चेक करते हैं कि ये फेल एक्चुअल में हो कहाँ रही है।
ठीक है। तो अगर मैं पहले पढ़ूँ आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। सबसे पहले तो अगर मैं स्टडी करूँ, मैंने ये लिस्ट ये बना लिया। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ब्लैक बॉडी होती क्या है। जैसे कि आपकी कोई भी ब्लैक बॉडी है, ठीक है, तो ब्लैक बॉडी का एक्चुअल में काम क्या होता है। कोई भी अगर बॉडी होती है, जैसे हमको कोई चीज़ विजिबल है, तो वो विजिबल कैसे है, हमने उसकी तरफ किसी ऑब्जेक्ट की तरफ देखा, कोई ऑब्जेक्ट हमारी तरफ विजिबल है। जैसे कि ये चीज़ है, ये आपके पेन जो है ये विजिबल है। क्यों? क्योंकि आपने इसकी तरफ देखा और इसने क्या किया, इसने ब्लू लाइट एमिट की, ब्लू वेवलेंथ की लाइट जो है वो इमिट की, इसलिए आपको ये ब्लू नज़र आया। बट ब्लैक बॉडी क्या होता है, अगर आप रूम टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी को देखते हो, तो ब्लैक बॉडी की एक कैपेबिलिटी होती है कि ना वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। क्योंकि क्या है, जब आपने किसी लाइट, किसी की चीज़ की तरफ देखा, उसने वो जो रेड, जैसे इसने ब्लू कलर की वेवलेंथ आपकी तरफ रिफ्लेक्ट बैक की, तो आपने इसे ब्लू ऑब्जर्व किया, ठीक है। बट क्या होता है, ब्लैक बॉडी की एक खासियत होती है कि वो जितनी भी रेडिएशंस होती हैं, जितनी भी आती हैं उसकी तरफ रेडिएशन, उनको कम्प्लीटली अब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, ठीक है। तो वो कुछ भी रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता है, रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता है, ना ही वो ट्रांसमिट करता है। इसकी वजह से वो रूम टेम्परेचर पे मोस्टली हमें ब्लैक नज़र आता है, ठीक है। तो क्या होगा, जब भी आपकी इसकी तरफ कोई रेडिएशन आएगा, तो ये ट्रांसमिट नहीं करेगा। ट्रांसमिट मतलब इसके बीच में से निकल जाना। रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगा। रिफ्रैक्ट मीन्स बेंड करके निकल जाना, वो भी नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा, सिर्फ एब्जॉर्ब करेगा किसी रेडिएशन को। 100% परफेक्ट आइडियल बॉडी होती है, और उस चीज़ को एमिट भी कर सकता है जब उसके बाद सारी आ जाएगी 100%। तो ये आइडियल कंडीशन होती है ब्लैक बॉडी की, किसी चीज़ को एब्जॉर्ब या एमिट कर लेता है। अब हम यहाँ इसे क्यों पढ़ रहे हैं, पहले हमारा पढ़ने का बेसिक मतलब क्या है कि आपके जैसी मैक्सवेल ने कहा है कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये क्या है, वेव नेचर की है। बट जब मैंने ब्लैक बॉडी के बारे में इन डेप्थ पढ़ा, तो मुझे पता चला कि वो वेव नेचर को फॉलो कर नहीं रही है। कई कई चीज़ें जो हैं, आपने क्या पढ़ा, हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक में ही एक्सेप्शन आई है ना। तो मैंने पढ़ा कि वो जो उसकी थ्योरी थी वो डेविएट कर रही है यहाँ पर, यहाँ फेल हो रही है उसकी थ्योरी, ठीक है। तो बेसिकली हमने सबसे पहले हम लोग आयरन का पढ़ते हैं। आयरन बार जो है, ठीक है, वो क्या होता है, हमने टेम्परेचर बढ़ाया, हमने हीट अप किया, वो डल रेड हुआ। अब देखो इंटेंसिटी का मतलब पहले समझ लेना। इंटेंसिटी जो रहेगी वो रहेगी आपकी या तो ब्राइटनेस, उससे इन टर्म्स ऑफ लेमैन बात करें तो वो ब्राइटनेस रहेगी, कोई चीज़ कितनी ब्राइट है, या एनर्जी या पावर, पावर डेंसिटी भी कह सकते हैं, पावर डेंसिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो एनर्जी से भी रिलेटेड हो गई, और आपकी सबसे मेन लेमैन के लिए जो हम समझने के लिए यूज़ करेंगे वो है इंटेंसिटी, जो है वो ब्राइटनेस से रिलेटेड है। तो आपने क्या किया, आयरन बार को हीटअप किया। हीटअप किया मीन्स टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है। आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो हीटअप होकर डेल रेड हुआ। डेल रेड मतलब उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम थी। आपने हीटअप और किया तो उसकी इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ गई, डार्क रेड हो गया, वो मोर ब्राइट हो गया। ब्राइट ऑरेंज हुआ, इसके डार्क ऑरेंज होगा, फिर वाइट और फिर ब्लू हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिस्टम चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या सिस्टम चल रहा है, पहली बात तो ये ब्लैक बॉडी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। पर इस कंडीशन को अभी पहले स्टडी करते हैं हम लोग। हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी जो प्रोवाइड कर रहे हैं हम रेडिएशन की, वो बढ़ा रहे होंगे। उसकी वजह से क्या हो रहा है, इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। आप देख रहे हो कि चीज़ जो है वो मोर एंड मोर एंड मोर इंटेंस होती जा रही है, ठीक है। बट एक चीज़ यहाँ पे और काम कर रही है। अगर आप विबग्योर पे आओगे, यहाँ आपकी वेवलेंथ थी 700 नैनोमीटर, और यहाँ थी आपकी 400 नैनोमीटर। जो आपकी वेवलेंथ थी वो 400 नैनोमीटर थी यहाँ, ठीक है। मतलब क्या, अब वो इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वेवलेंथ जो है वो कम हो रही है। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ रेड से आप ब्लू पर आ गए, मीन्स कि यहाँ वेवलेंथ बढ़ रही, कम हो रही है। टेम्परेचर इंक्रीज के साथ इंटेंसिटी बढ़ रही है, बट वेवलेंथ जो है वो कम हो रही है। मीन्स कि ये आपका जो है वो क्लासिक थ्योरी जो थी जेसी मैक्सवेल की, वो उसको फॉलो कर रही है। मीन्स के टेम्परेचर एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। अब जितनी एनर्जी दे रहे हो उतनी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, और उसके बाद क्या हो रहा है, वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रही। विद इंक्रीज इन एनर्जी इसकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ये तो फॉलो कर रही है इस चीज़ को। बट जब आप कभी ब्लैक बॉडी की बात करते हो ना, लाइक इन केस में अगर कोई भी ब्लैक बॉडी ले लूँ, तो आप वहाँ पाओगे उसका एक ग्राफ ड्रॉ होता है पहले तो, सबसे पहले
अब हम जनरल किसी ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ब्लैक बॉडी में आपका क्या होता है, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ इस साइड आपकी इंटेंसिटी, और इस साइड मैंने ले लिया आपकी वेवलेंथ। तो आपने कोई भी ब्लैक बॉडी ली, सपोज करो कोई भी ब्लैक बॉडी ले ली, ठीक है। उस ब्लैक बॉडी का क्या नेचर होता है कि आप एक T1 टेम्परेचर, आप T1 कोई एक्स टेम्परेचर है, T2 फिर ले लिया आपने बाद में वाई टेम्परेचर, और एक्स जो है वो क्या है, लेस देन वाई है, ठीक है। तो ये जो बिहेवियर है इसकी इंटेंसिटी का ये कैसे चलता है, देखो क्या होता है। वो हमने टेम्परेचर बढ़ाया होगा, ठीक है। हमने एक फिक्स टेम्परेचर पे ले गए, मान लो एक टेम्परेचर पे लेकर हमने गिवन टेम्परेचर पे कंडीशन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ ये नहीं है कि हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, हम एक फिक्स टेम्परेचर पे ले गए इसको, मान लो कोई 3000 केल्विन पे ले गए, ठीक है। उस टेम्परेचर पे क्या होता है, पहले जो कोई ऑब्जेक्ट है, जो आपकी ब्लैक बॉडी है, वो क्या करेगी, इंटेंसिटी उसकी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, जो कि हमारे अकॉर्डिंग टू क्या है, क्लासिक थ्योरी के अकॉर्डिंग चल रही है। बट क्लासिक थ्योरी के अकॉर्डिंग तो ये बढ़ते ही जाना था। बट क्या होता है, एक मैक्सिमम पीक अचीव करने के बाद ये क्या होता है, ये डाउनफॉल चला जाता है, ठीक है। ये जो इतना सा रीज़न होता है इसका, ये आपका विजिबल रीजन में होता है। इससे पिछला जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेंज में चला जाएगा, और ये इंफ्रारेड में, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, इस वेवलेंथ की लाइट, ये यहाँ पे जो मैक्स वेवलेंथ है और यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, तो ये लाइट हमारी आंखों को सबसे ज़्यादा मिल रही होगी। बट क्या हो रहा होगा, ये लाइट एक बार एकदम से क्या बात कर रहे थे कि इंटेंसिटी मतलब पावर डेंसिटी का ग्राफ है, और किसके बीच है, वेवलेंथ के बीच है। हमने किसी टी टेम्परेचर, लेट सपोज कि एक्स जो है मैंने 3000 केल्विन ले लिया, ठीक है। तो क्या होता है कि कोई आपको क्या होता है, कोई बॉडी को अगर आप हीट देते हो ना, तो क्या होता है वो डिफरेंट वेवलेंथ्स को जो है वो रिलीज़ करता है, और वो वेवलेंथ जो है हमें एज अ लाइट की तरह, मतलब किसी पर्टिकुलर कलर की तरह नज़र आती हैं, ठीक है। अगर वो विजिबल रीजन में है तो ये देख रहे हो आप, आगे जो एरिया निकल जाएगा ये इंफ्रारेड में चला जाएगा, इससे पिछला जो है ये यूवी रहेगा। तो जो इतना सा लिमिटेड एरिया है इसका, यही क्या रहेगा आपका, किस में रहेगा, आपके विजिबल रीजन में रहेगा। बट इसमें से नज़र भी कौन सी आएगी, जिसका जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम रहेगी। तो मैक्सिमम ब्राइट नज़र आ रहा है वो लाइट आपको ज़्यादा नज़र आएगी, और उसमें ये जो है आपका लैम्डा जो है वो मैक्सिमम कहलाएगा। अब क्या किया आपने, मान लो 3000 टेम्परेचर था, आपने 6000 कर दिया, तो क्या होगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी और ये फिर ऐसे ही बिहेव करेगा। बट आप देखोगे कि यहाँ जो लैम्डा मैक्स आएगा, जो टेम्परेचर वाई पे आया, और वाई टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्स, उसका जो वेवलेंथ है वो कम हो गया किसके कंपैरिजन में, अगले वाले के। बट जो इंटेंसिटी है वो एक टाइम के लिए इंक्रीज की है। इस टाइम पे ये वाली लाइट आपको नज़र आ रही होगी, जैसे कि अगर मैं कह देता हूँ पहले रेड नज़र आई होगी, तो मान लो लेट सपोज अभी ब्लू नज़र आई, ठीक है। ये वाली आपकी रेड अगर नज़र आई, तो ये आपकी ब्लू नज़र आई। और ब्लू नज़र क्यों आई, क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो है वो और कम है। तो आप क्या देख रहे हो इस ट्रेंड में, इस ट्रेंड में जो क्या है, एनर्जी जो है वो बढ़ रही है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, और फिर इंटेंसिटी कम हो रही है। और आपने आयरन वाले केस में देखा था कि कॉन्टिन्यूटी में इंटेंसिटी बढ़ती जा रही थी। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ प्रोसेस जो है वो जेसी मैक्सवेल के अकॉर्डिंग कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, बट ये जो प्रोसेस है ये तो डिसकॉन्टिन्यूस हो रहा है, इंटेंसिटी तो आपकी कॉन्टिन्यूस है ही नहीं। दूसरा आपका कहता है मैक्सवेल कि आपका एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है इंटेंसिटी के। अगर ऐसा होता तो कलर क्यों चेंज होता, है ना। कलर्स जो है वो चेंज कर रहे हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। पहले आपका कोई और होगा, पीछे कोई और होगा, पहले ज़्यादा वेवलेंथ वाला होगा, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, फिर कम वेवलेंथ वाला होगा, कम वेवलेंथ वाला होगा और ज़्यादा इंटेंसिटी वाला होगा, क्योंकि आप देख रहे हो इंटेंसिटी का ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है, समझ रहे हो। तो क्या होना चाहिए था कि एनर्जी बढ़ाने के साथ साथ इंटेंसिटी बढ़ती रहनी चाहिए थी, बढ़ती रहनी चाहिए थी। बट हुआ क्या, इंटेंसिटी बढ़ रही है और कम हो रही है, और वेवलेंथ जो है वो कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। कम होने की वजह से जैसे आप रेड पे हो गए तो ब्लू पे चले जाओगे, फिर वायलेट पे चले जाओगे। तो ये जो है ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है आपके किसके स्टेटमेंट को, मैक्सवेल के वेव थ्योरी के कंसेप्ट को, ठीक है। तो यहाँ तो इंटेंसिटी को बता रहा है, बट यहाँ अगर आप देखोगे तो क्या पाओगे कि इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो प्रोसेस जो है वो डिसकॉन्टीन्यूअस है और इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर इंटेंसिटी पे ही डिपेंड कर रहा था तो कलर जो है वो इसका चेंज नहीं होता, ठीक है। ये समझ आया। दूसरी चीज़ जो है, हमने जो आयरन में पढ़ा था, तो आयरन पे जो है वो कलर जो चेंज हो रहा था आयरन बार पे, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि वो हमारा जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, आगे जाके पढ़ेंगे इस चीज़ को। इस वजह से क्या हो रहा था, हम जब एनर्जी बढ़ाते जा रहे थे
तो क्या होता है, विबग्योर अगर मैं रखूँ तो हम रेड से ऑरेंज वायलेट की तरफ जा रहे थे, और इसी तरफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का इंक्रीज होता है, क्योंकि वेवलेंथ इससे ऑपोजिट होती है। तो इस तरफ को फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, तो अब एनर्जी देते जा रहे हैं, और कलर जो है वो मोर एंड मोर क्या हो रहा है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला आ रहा है। तो इसलिए आयरन बार में केस कुछ और था, बट यहाँ जो आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन में कॉन्ट्रडिक्शन आया है मैक्सवेल की थ्योरी का, वो इसलिए आया क्योंकि जो है आपका डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस हो रहा है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, समझ आई बात। अब उसके बाद आपका आ जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, हर्ट्स ने स्टडी की, एच हर्ट्स ने इसकी स्टडी की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। बेसिकली उसने किया क्या, यहाँ पे आपका कैथोड ले लिया, ठीक है, यहाँ बैटरी नहीं लगाई, अमीटर लगा दिया सर, ठीक है, यहाँ पे बैटरी लगा दी और एमीटर लगा दिया, ये आपका कैथोड कह दिया, और कैथोड पर उसने क्या किया, मेटल अटैच कर दिया जिसके वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाना चाहता था। एनोड पे उसने क्या लगा दिया, डिटेक्टर, और इस मेटल पे बाहर से सनलाइट या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो जम कर पाया। ठीक है, इस पे रेडिएशन जम किया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके सर्किट को कंप्लीट कर गए। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए और यहाँ से एनोड के थ्रू डिटेक्टर में सर्किट को कंप्लीट कर गए। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगर मैं डिफाइन करूँ तो क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इज द phenomena in which when light of suitable frequencies fall on the surface of metal, तो क्या होता है, then there is a release of electron and completion of the circuit, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है शुरू। ठीक है, मतलब क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया बिकॉज ऑफ वाई, आपके सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरने की वजह से। ठीक है, तो कुछ ऑब्जर्वेशन की सबसे पहली बात तो थी जो कि हर्ट्ज ने बोली कि पोटेशियम, सीजियम और रुबिडियम जो थे वो मोस्टली मेटल की तरह यहाँ पे मेटल शीट में यूज़ हुए जो कैथोड पे लग रहे थे। अब क्यों हुए, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन जो होती है वो बहुत कम होती है। आयनाइजेशन अब आगे जाके पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी, क्योंकि क्या होता है, इनका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर होता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से इजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है ये शीट की तरह यूज़ हुए थे इसकी एक्सपेरिमेंट। तो उसके बाद जो कुछ ऑब्जर्वेशन आई हर्ट्ज के इक्वेशन उससे, फर्स्ट जो आपकी क्या आई ऑब्जर्वेशन आई, वो थी कि इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन है, इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन है, एमिट हो रहे हैं, वो क्या है, इंस्टेंटेनियस है। स्पेलिंग ठीक कर लेना, इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस है। मतलब ये नहीं हुआ कि लाइट आपकी आज अभी गिरी और आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होगा। ठीक है, दूसरा चीज़ आ गया आपका थ्रेशोल्ड के बारे में। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या थी, जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में, जब तक वो एनर्जी आपको नहीं मिलेगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो एनर्जी तो बाद में आएगी, पहले अभी हम बात करें लाइट के लिए, लाइट के इन टर्म्स में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जब तक हमें नहीं मिलेगी तब तक वो इलेक्ट्रॉन जो है वो वहाँ से एजिक्ट नहीं होगा। ठीक है, तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि जो इलेक्ट्रॉन एजेक्ट होगा उसकी कुछ स्पीड होगी, वो निकल जाएगा वहाँ से, तो उसकी कुछ स्पीड होगी, और वो जो स्पीड होगी उसकी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो टोटली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। मतलब कि यहाँ जो एनर्जी का रिलेशन आपका कर दिया वो किससे कर दिया, फ्रीक्वेंसी से कर दिया। बट जो आपको पिछले वेव थ्योरी जो थी, जो आपकी जैसी मैक्सवेल ने दी थी, वो एनर्जी को इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा था। बट यहाँ डायरेक्टली लिखा हुआ है कि एनर्जी जो है वो आपकी किसी भी एंगल से इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। फोर्थ लास्ट पॉइंट है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकेंड जो होगा वो आपका इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। ये चीज़ जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी। ठीक है, इसका मतलब अभी मैं बताता हूँ, पहले आप ये देखो। अगर मान लो कि आपके पास मेटल की शीट है, जैसे कि मैंने कहा था कि उसकी शीट थी पोटेशियम की। ठीक है, इसके इसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए आपको थ्रेशोल्ड मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो चाहिए वो चाहिए 5 × 10⁻⁻14 हर्ट्स। ठीक है, एक रेड लाइट है,
जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मीन्स वो बहुत ब्राइट है, बट उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 4.3 से लेके 4.6 इंटू 10⁻⁴। सपोज कि आपने पोटेशियम की शीट ले ली, उसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पोटेशियम की रहेगी 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। आपके पास एक रेड है जो बहुत ही इंटेंस है, बहुत ही ब्राइट है, उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो 4.3 से 4.6 है। दूसरा आपके पास येलो है, येलो लाइट है, ठीक है, उसकी जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 से 5.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज रहेगी, बट उसकी जो इंटेंसिटी वो वेरी लो है, मतलब बहुत ही लाइट कलर की येलो लाइट है। ठीक है, तो क्या होगा कि दोनों में से कौन सा केस जो है वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। तो यहाँ देखा गया कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहा है आपका येलो वाला, जिसकी इंटेंसिटी कम है। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो है वो हमने क्या कह दिया, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ना कि आपकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। इंटेंसिटी क्या कर सकता है, इंटेंसिटी ये अगर आपकी इंटेंसिटी ज़्यादा है तो नंबर ऑफ, जैसे कि अगर मैं कह देता हूँ इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में फ़र्क क्या है, अगर आपका कोई सरफेस है सेम, ठीक है, मान लो उसको थ्रेशोल्ड मिल रहा है, मतलब उसको मिनिमम जितना रिक्वायर्ड है रेडिएशन का उतना मिल रहा है, मान लो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है, उसकी इंटेंसिटी मान लो है x, और इसमें इंटेंसिटी दोनों में x है। मान लो आपने क्या किया, इस मेटल शीट पर क्या किया, x इंटेंसिटी की लाइट डाली और इस पर y डाली, सेम लाइट है बट इंटेंसिटी अलग अलग है। ठीक है, मान लो दोनों रेड है, इंटेंसिटी ऑफ x जो है वो ज़्यादा ब्राइट है और y जो है वो डिम है। ठीक है, तो x ये इधर ड्रॉप हुई और इस मेटल पे ड्रॉप हुई, तो क्या होगा, जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा, मान लो उसमें 100 इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हुए और इसमें 50 इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हुए। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी जो वो इलेक्ट्रॉन निकालने के काम में क्या कर सकती है, हेल्प कर सकती है, बट जो 100 के 100 इलेक्ट्रॉन निकले और ये जो 50 के 50 इलेक्ट्रॉन निकले, इनमें क्या है, दोनों रेड लाइट हैं तो फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी भी है वाई, मान लो काइनेटिक एनर्जी एल है तो इसकी भी काइनेटिक एनर्जी एल ही होगी। इसमें 50 इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी एल होगी, इसमें 100 इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी एल होगी, बट क्या होगा आपका जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी अगर सेम है और इंटेंसिटी डिफरेंट है तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलने मतलब इजेक्ट होने ज़्यादा हो जाएंगे, बट उन निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ये नहीं होगी कि आपकी इंटेंसिटी ज़्यादा थी उस लाइट की, सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट की, तो उसमें जो है वो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा आ जाए। तो इतनी सी बात समझ आई। ईएम वेव थ्योरी तो थी आपकी, जबकि ईएम वेव थ्योरी थी वो क्या करती, जो प्रोसेस था एनर्जी एमिट का वो क्या था, कॉन्टीन्यूस था, बट वो तो गलत हो गया कहाँ पे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में। ठीक है, दूसरा था आपका एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के, जो कि गलत हो गया कहाँ पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ठीक है, तो ये तो ड्रॉबैक्स आ गए इस चीज़ के। ठीक है, तो इसको किसने कवर किया, इसके बाद आपकी आई जाती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम ने क्या कहा कि जो एनर्जीज हैं रेडिएशन की, जो रेडिएशन एनर्जी है वो कैसे एमिट होती है, डिसकॉन्टिन्यूसली। पहले तो जो एनर्जी है वो कैसे एमिट होती है, डिसकॉन्टिन्यूसली, और किस फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, डिसकॉन्टिन्यूस पैकेट की फॉर्म में होती है, और हर पैकेट में एक सफिशिएंट एनर्जी होती है, एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, और उसको हम बोल लेते हैं उसका क्वांटा। ठीक है, और यही क्वांटा अगर फोटोन या फिर अगर लाइट की टर्म्स में बात करें, जैसे हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में मोस्टली लाइट पढ़ना है, तो वहाँ आ जाता है आपका फोटोन, और हीट के बारे में बात करेंगे तो फोनोन, जो कि जनरली देखने को क्वेश्चनों में मिलता नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या कह दिया, रेडिएशन एनर्जी क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस रहेगी, कॉन्टिन्यूस नहीं रहेगी, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट होगी, डिसकॉन्टिन्यूस पैकेट, और उसे हम क्या कह देंगे, क्वांटा। मतलब जो है ये ऐसे सबकी अपनी स्पेसिफिक एनर्जी होगी। समझ आई बात। दूसरी चीज़ क्या कह दी, एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड ना होकर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होगी। ठीक है, एनर्जी जो रहेगी वो आपकी क्या रहेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और जब ये फ्रीक्वेंसी हटाएंगे, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ पे एच म्यू आएगा। एच जो है वो आपका क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट,
यूनिवर्सल प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू है आपकी 6.623 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। ठीक है, ये समझ आए। एनर्जी जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तीसरी चीज़, अगर एक इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, ठीक है, कि अगर n नंबर ऑफ फोटोन है, बहुत सारे रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, फोटोन जो हैं वो जो पैकेट्स हैं ये बहुत सारे हैं, तो क्या होगा, उन टोटल के लिए क्या लिख देंगे हम, इज इक्वल टू एन एच म्यू, फिर एन जो होगा वो क्या होगा, वह नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ पैकेट्स। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। बट अगर इन केस अगर कुछ ऐसा भी आ जाता है कि अगर मोल्स का बोल दिया हुआ है, मोल्स की एनर्जी निकालने को, 1 मोल की एनर्जी, तो 1 मोल की एनर्जी निकालने के लिए एन नॉट एच म्यू कर देंगे, जहाँ पे एन नॉट क्या है, वो गैडर नंबर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी एनर्जी, जूल पर मोल। ठीक है, ये जो है एन नॉट यहाँ अटैच होने के बाद क्या हो जाएगा, मोल्स में एनर्जी आ जाएगी। समझ आई बात। और इसको क्या देते हैं हम, वन आइंस्टीन एनर्जी, वन आइंस्टीन एनर्जी। ठीक है, तो ई जो है वो एन नॉट एच म्यू हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका एनर्जी जो है वो एन नॉट एच होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अब उसके बाद आपका जो है आइंस्टाइन ने कुछ सर्च की और अपने अपना रिसर्च जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आया, कि जब भी आपका मेटल का सरफेस होता है, एक सूटेबल लाइट उस पर अटैच हुई, उसको कोई म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी देकर के आता है, ये म्यू की फ्रीक्वेंसी की लाइट आई, म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी जो है वो यूज़ हो गई, और बाकी की जो एनर्जी अगर एक्स्ट्रा बच रही है तो वो कैसी एज अ काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर देगी उस इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, ये जो है एनर्जी रिलेशन निकाला फिर उसके बाद आइंस्टाइन ने, जो कि कैसा है कुछ, E इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट। ये जो एनर्जी है ये क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, द एनर्जी विच जस्ट ओनली रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। उसको काइनेटिक एनर्जी नहीं प्रोवाइड करेगा, बस इतनी सी एनर्जी प्रोवाइड कर देगा कि क्या हो, उसमें से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ जाए। उसके बाद बाकी जो एनर्जी बचेगी वो क्या आ जाएगी आपकी, इलेक्ट्रॉन को क्या प्रोवाइड कर देगी, वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या हो गया, ये ई, और ई हमें पता है क्या है, एच म्यू है। समझ आएगा। तो ये जो ई एनर्जी हमने प्रोवाइड की, ये कहाँ यूज़ हुई, एक तो पहले इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में, और दूसरा फिर इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में। ठीक है, समझ आई बात। अब उसके बाद क्या होता है, जितना ज़्यादा ये होगा, अभी देखो इसको एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो अगर हम डिफरेंस निकाल दें एच म्यू माइनस म्यू नॉट, तो हम थ्रेश होल्ड एनर्जी से, थ्रेश होल्ड मतलब मिनिमम एनर्जी जितनी रिक्वायर्ड है, लेट सपोज कि इस मेटल में से निकालने के लिए हमें चाहिए थी 3, और इधर प्रोवाइड करी एक बार मैंने 8 और एक बार 10, तो जब मैं 8 प्रोवाइड करूँगा तब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बट जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो किसके काम आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी उतने ही ज़्यादा करने के। अब अगर मैं 10 लेता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी को ज़्यादा करेगा, क्योंकि इसमें डिफरेंस 2 आएगा, 8 - 3 आएगा एक में, और एक में 10 - 3 आएगा, तो इधर जो रेसिडुअल है वो कम बचा, यहाँ रेसिडुअल जो है वो ज़्यादा बचा, तो ये साथ जो है वो सारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और उतना ज़्यादा ही किसी इलेक्ट्रॉन को जो है वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्या है, रिलेशन था आइंस्टाइन ने दिया था, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। ठीक है, एक चीज़ और आ जाती है आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर वर्ड कहीं भी आ जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी ही मान के चलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और वर्ड आ जाता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। जब भी मिनिमम एनर्जी की बात करें, किसी भी मिनिमम की बात करें, तो बेसिकली वो थ्रेशोल्ड की बात कर रहा है आपका। ये चीज़ें न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ज़्यादा क्लियर होती हैं। ठीक है, ऐसे तो नहीं। उसके बाद आपका जो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी एंड नहीं है किसके इक्वल, इंटेंसिटी के। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ करूं, तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के बाद जो है वो आपका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो है, थ्रेशोल्ड जब तक मिलेगी नहीं तब तक इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, एक बार थ्रेशोल्ड निकल गया तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा हो जाएगी उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। दूसरा, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी का ग्राफ जो है वो इंटेंसिटी के साथ ड्रॉ करूँ, तो ये कांस्टेंट ग्राफ ड्रॉ होगा, क्योंकि जो है काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड ही नहीं करती। ये एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ऐसे आ जाता है, पूछ लेता है। ठीक है, एक और वर्ड है जो कि पूछ लेते हैं, वो है आपका
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वोल्ट। और कूलम वोल्ट को हम और क्या लिख सकते हैं, जूल। ये कन्वर्जन फैक्टर में काम आते हैं जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, जब हम किसी पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहाँ पे मेंटेन किया, मान लो यहाँ V1 पोटेंशियल है, V2 डिफरेंस, और उस पोटेंशियल डिफरेंस में जब हमने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, V2 माइनस V1, 1 वोल्ट का। इस वोल्ट में जब हमने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया, उसको हम कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये चीज़ समझ आई। अब पता चल गया ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। कुछ कंसेप्ट तो क्लियर हुआ कि ड्यूल नेचर है लाइट का। कहीं पे लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, ऐसा अभी किसी ने क्लियर नहीं बोला है, बट अभी तक हमें ये सब पता चलेगा ड्यूल ब्रोगलीज इक्वेशन में पता चलेगा, जहाँ पे वो ड्यूल बिहेवियर कंसीडर करेगा। बट हमें पता चल गया अभी देखते हुए इस नेचर को कि वेव जो रेडिएशन होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती हैं, उनका कहीं ना कहीं हमें ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो है वो ड्यूल नेचर का है, ठीक है। समझ आई बात। उसके बाद कुछ क्वेश्चन होंगे वो आप सॉल्व कर लेना, इनकेस डाउट होता तो हम ले लेंगे, ठीक है। हम बात कर लेते हैं स्पेक्ट्रम की, ठीक है। तो पहले तो हम बात करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम की, बात करें हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, वाइट लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ सन प्रिज्म। आपकी प्रिज्म जाता है, अपनी छोटी क्लास में पढ़ा है, ये स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। रेड जो होता है, रेड जो होता है वो लीस्ट डेविएट होता है, ब्लू जो आपका होता है वो मोस्ट डेविएट होता है, ठीक है। आपको पता है रेड की वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा है, इसकी वेवलेंथ कम है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, बेंड हुआ लाइट और ये क्या हो गया, स्प्रेड हो गया। तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि स्प्रेडिंग ऑफ लाइट है ना इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ वाइट लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ प्रिज्म इनटू डिफरेंट कंपोनेंट इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और वो जो उसकी सीरीज बनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा मीन्स उसका जो ऑब्जर्वेशन, जो उसका डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स है, डिफरेंट डिफरेंट कलर जो आया ऑब्जर्व किया हमने, उसको हम लोग कह देते हैं स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आई। अब क्या होगा, ये तो हमारा ये जो स्पेक्ट्रा, ये जो प्रिज्म के थ्रू आपके वाइट लाइट का स्पेक्ट्रा बनता है ना, इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा मतलब जो आपका ब्लू कलर होगा है ना, विबग्योर होता है। ग्रीन आएगा, येलो आएगा, ऑरेंज आएगा, रेड आएगा। ये डिफरेंट कलर्स हैं, इनका जो है इनके बीच में कोई गैप नहीं होगा। ये ऐसे ऐसे क्या होंगे, एक कलर फिर दूसरा कलर, एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो रहे होंगे। तो इसको इस ऐसे स्पेक्ट्रम को हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, ठीक है। और ये सिर्फ यही देखा जाता है वाइट लाइट के केस में, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है। उसके बाद हम लोगों के पास दूसरा आ जाता है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम कर लिया हमने, अब आ जाता है हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। जब भी हम एटॉमिक एटॉमिक लेवल की चीज़ों से बात करें, जैसे एटॉमिक या मॉलिक्यूल का हमने स्पार्क किया और उसको एक्साइट किया तब, या फिर जब हमने किसी सोल्यूशन मिक्स किया है हमने एटम या मॉलिक्यूल का और उसमें से लाइट पास की, ठीक है, इन केसेस में क्या हो जाता है, हमारा डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आता है। तो उसमें डिसकंटिन्यूस में भी हमारे पास दो तरह के स्पेक्ट्रम आते हैं, एक एमिशन आता है, एमिशन मीन्स निकलना बेसिकली, ठीक है, निकलना। और एब्जॉर्प्शन मीन्स एब्जॉर्ब होकर निकलना, ठीक है। तो दो चीज़ हो गई, एक एमिशन और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रम क्या हो जाता है आपका, जो डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, डिसकंटिन्यूस का मतलब है कि आपके जब इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक से जब हम इसको पढ़ेंगे तो क्या होगा, जो कभी भी जो है वो सबमर्ज नहीं होंगी चीज़ें, जो आपका कलर आएगा वो अलग अलग सेपरेट आएगा। जैसे दो ब्लू आ गए तो ये सेपरेट है, बीच में डार्क बेंड होगा,
या कलर्स भी आएंगे तो वो बीच में उनके स्पेस होगा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगे नहीं। तो इसलिए हमने इसको डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोला है, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में दो अंडर आ जाते हैं, एक एमिशन स्पेक्ट्रम और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो अब पहले हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि हमने क्या कर लिया, हमने कोई भी वेपर ले लिया, गैस या वेपर ले लिया किसका, जिसका हमें क्या चाहिए, डिज़ायरेबल। हमें उसका क्या करना है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या पढ़ना है, स्पेक्ट्रम पढ़ना है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हमने उसका स्पेक्ट्रम पढ़ना है। तो क्या किया मैंने, एक चेम्बर लिया, ठीक है, उसमें इस गैस को बड़े लो टेम्परेचर पर रख लिया। लेट सपोज मैंने क्या लिया, नाइट्रोजन गैस ले ली, नाइट्रोजन कह रहा हूँ, मैंने सोडियम गैस ले ली, सोडियम के वेपर्स ले लिए, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट ले लिया, उसका वेपर बना दिया। कैसा बनेगा, सोडियम की सब्लिमेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, गैस की फॉर्म में बनाना पड़ेगा, फिर उसको हमने ले लिया वेरी लो प्रेशर पे। यहाँ मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया। देखो दो तरीके होते हैं यहाँ पे, या तो इलेक्ट्रिक स्पार्क देते हैं, या फिर क्या होता है, आपने हीट कर दिया। हीट कर दिया तो ये गैस जो है इसकी रेडिएशन बनेगी, और वो रेडिएशन क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड रेडिएशन हो जाएंगे, ठीक है। उस रेडिएशन को हमने क्या किया, स्प्लिट में से पास किया, स्लिट में से, और उसको फर्दर प्रिज्म में से पास कर दिया, और स्क्रीन पर ऑब्जर्व कर लिया। जब हमने स्क्रीन पर ऑब्जर्व किया तो हमने पाया कि दो पैचेस बने हैं नाइट्रोजन के, सोडियम के गैस में, ठीक है। दोनों का कलर क्या है, येलो। तो कलर आ रहे हैं, बेसिकली क्या आ रहा है, कलर आ रहा है। और दोनों का दो जो लाइन आई है, देखो एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या आता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डिफरेंस मेजर क्या है कि यहाँ पे लाइंस बन जाती हैं। यहाँ क्या बन गई, दो येलो लाइन बन गई, और इनके बीच में स्पेस होगा, डार्क स्पेस होगा, ठीक है। तो दो येलो लाइन बनी, एक का आपका आया 589 नैनोमीटर वेवलेंथ, एक का आया 589.6 नैनोमीटर। और क्या है, एक चीज़ और है कि क्या है, अब ये तो आ गया। अब आप किसी भी केस से अगर नाइट्रोजन गैस कहीं से भी लेते हो ना, तो यही दो पैचेस बनेंगे आपके फोटोग्राफिक प्लेट पे, ठीक है। तो मतलब क्या है कि अगर हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए भी ऐसा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट जो है बेसिकली वो इस प्रोसेस को, स्पेक्ट्रम को क्यों ज़्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि सो एस टू मतलब कि जैसे हम सॉल्ट एनालिसिस करते हैं, सॉल्ट एनालिसिस करते हैं, उसमें जो अलग अलग चीज़ें होती हैं ना, तो यहाँ भी किसी किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की अगर कन्फर्मेटरी टेस्ट करना है तो उसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं। और अगर ये आ रहा है तो हमें पता है सोडियम है। अगर पोटेशियम के केस में यहाँ वायलेट चीज़ें अवेलेबल होंगी, वायलेट कलर आएगा, पोटेशियम का सॉल्ट लोगे तो वायलेट आएगा, सोडियम में आपका येलो आ रहा है। तो ऐसे ऐसे क्या होता है, ये जो चीज़ें होती हैं इसको हम एज अ फिंगरप्रिंट ऑफ एटम भी कह सकते हैं। मीन्स क्या है, डिटेक्शन में काम कर रही है, ठीक है। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, फिंगर प्रिंट ऑफ एटम्स, किसी भी एटम को क्या कर सकते हैं हम पता लगाने के लिए इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी इसी से ही हमारे पास रेबिडियम और सीजियम का है डिस्कवरी हुई थी, ऐसी स्टडीज से ही लेकर, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रम हो गया जो कि एक लाइन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। दूसरा जाता है आपके पास, दूसरा आपके पास आ गया एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यहाँ पे वहाँ से क्या डिफरेंस आएगा, अगर आप सेम सोडियम चीज़ ले लेते हो ना, तो वहाँ जहाँ येलो के पैचेस बन रहे थे यहाँ डार्क पैचेस बनते हैं, डार्क बैंड बनते हैं, ठीक है। होता क्या है, यहाँ पे हमने कॉन्टीन्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ले ली कोई, और उसका सबसे सिंपल एग्जांपल है आपकी वाइट लाइट। आपने वाइट लाइट ली, स्लिट में से पास की, उसको एक सॉल्यूशन में से पास कर दिया किसके, NaCl के। या इसकी एब्जॉर्प्शन हुई, और एब्जॉर्प्शन के बाद ये जो निकला, इसको जब हमने प्रिज्म में डाला और ऑब्जर्व किया स्क्रीन पे, तो हमारे पास क्या हो गए, डार्क पैचेस बने आए। डार्क पैचेस किसके मिले, हमें स्क्रीन पे मिले, फोटोग्राफिक प्लेट पे मिले। एक की वेवलेंथ 589 नैनोमीटर थी और दूसरी 589.5 नैनोमीटर 6। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ सिमिलैरिटी क्या है एमिशन के साथ, प्रोसेस जो है वो डिसकंटिन्यूस है, यहाँ भी और वहाँ भी डिसकंटिन्यूस था। अब यहाँ डिसकंटिन्यूस क्यों है, हमने लाइट तो है वो कॉन्टीन्यूस वाली ली है। बेसिकली क्या है, सोल्यूशन में पास करने के बाद जो है ये चीज़ जो है वो डिसकंटिन्यूस बन जाती है। मतलब कि देख रहे हो ये मर्ज तो नहीं कर रहा है आपस में,
बट वही जब सिंपल हमने स्प्लिट के साथ लाइट का एग्जांपल लिया था, विबग्योर बना था, वहाँ एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो रही थी, तो वो क्या हो गई थी, वो कॉन्टिन्यूस हो गई थी। बट यहाँ डिफरेंट स्पेस है, इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ वाइट स्पेस है और ब्लैक ब्लैक बैंड्स बन गए। ठीक है, तो यह क्या है, डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है। बट उससे डिफरेंस क्या है, एमिशन से क्या डिफरेंस है, वो भी डिसकंटिन्यूस था, ये भी डिसकंटिन्यूस था। बट क्या है, वहाँ जो सेम सब्सटेंस जब लेके हम लोग ये प्रोसेस कर रहे थे, ठीक है, तो हमने पहले बात तो उसे सोल्यूशन से नहीं पास किया, हमने उसको एक्साइट करके रेडिएट किया, इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया या हीट ऑन किया और उसी की रेडिएशन निकाली। बट ये हमने जो जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं उसका हमने सोल्यूशन बनाया और उस सोल्यूशन में से वाइट लाइट पास की। फिर हमने देखा कि क्या है, बैंड्स बन रहे हैं, और जो बैंड्स बन रहे हैं वो डार्क बन रहे हैं। पिछले वाले केस में क्या बन रहे थे, कलर्ड बैंड बन रहे थे। तो क्या डिफरेंस आया बैंड्स का, सबसे पहले। दूसरी बात, वहाँ एज सच रेडिएशन में यूज़ हो रहा था आपका एलिमेंट, जैसे हमने सोडियम के ही वेपर लिए थे और उसकी रेडिएशन बना के फिर हमने प्रिज्म में से पास किया था। बट यहाँ हम वाइट लाइट ले रहे हैं, सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ले रहे हैं, फिर उसको सोल्यूशन में से पास कर रहे हैं डिजायरेबल एलिमेंट की। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इस चीज़ का। और यहाँ डार्क बैंड बनेंगे, तो देख लो जो रिक्वायर्ड क्या हो रहा है यहाँ पे, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो आपका डिजायर्ड वो था ना, वेवलेंथ था, उसको इसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसीलिए इसको कहते हैं हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जो हमारी लाइट वाला येलो चीज़ विजिबल होना था, उसकी जैसे ने क्या किया, उस पर्टिकुलर ही वेवलेंथ को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और अपने में आपके पास डार्क बैंड अवेलेबल होगा। ये भी एज अ फिंगरप्रिंट काम कर सकता है। ठीक है, कि कोई सोल्यूशन डाला और उसके पर्टिकुलर वेवलेंथ इसने एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर और डार्क बैंड दे दिया, तो ये भी आपको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकती है। ठीक है, अब सबसे आता है आपका इंपॉर्टेंट, एमिशन स्पेक्ट्रम इन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस को हमने वैसे ही इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया या हीट ऑन किया, वहाँ एक्साइटमेंट होगी, है ना, उसके बाद वो क्या होगा, अलग अलग डिफरेंट कलर्स देगा। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले स्टडी आपके बाल्मर ने की थी। ठीक है, बाल्मर ने क्या किया, अपनी एक इक्वेशन दे दी जिसमें था 1/λ म्यू इज इक्वल टू 109,677 1/2 स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर। यहाँ जो n था वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 था। ठीक है, और बाल्मर ने कह दिया कि ये मेरी इक्वेशन है, ये बनी है। ठीक है, और ये आपकी विजिबल लाइट दे दी थी वहाँ पे। बट जब फर्दर स्टडी हुई एमिशन स्पेक्ट्रम की हाइड्रोजन में, तो और भी नए नए लेवल्स मिले। तो फाइनली जो है वो रिडबर्ग ने अपनी इक्वेशन दी, उसमें क्या थी, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी थी, सिर्फ बाल्मर सीरीज प्रेजेंट नहीं थी, वहाँ और भी सीरीज थी। उनमें से सबसे पहले था लाइमन, फिर बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंट। ठीक है, तो एमिशन स्पेक्ट्रम में बेसिकली क्या है, इसका जो स्टेट रहेगा इनिशियल वो 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा। उसके बाद ये इससे एमिशन के लिए कौन से दूसरे स्टेट में जाता है, वो उससे ग्रेटर रहेगा, 2, 3, 4 और फर्दर 3, 4, 5 और फर्दर। ठीक है, ये जो है आपके इंफ्रारेड रीजन में होंगे, ये अकेला बाल्मर जो है वो आपका विजिबल रीजन में होगा, और ये आपका यूवी रेडिएशन। यहाँ पर देख रहे हो आप वेवलेंथ इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ वेवलेंथ इंक्रीज की फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो ये विबग्योर हो जाएगा विजिबल रीजन के लिए। ठीक है, ये रिडबर्ग ने मतलब क्या कर दिया, कंपाइल कर दिया पूरी चीज़ को। बाल्मर ने इनिशियल आइडिया दिया था, बट उसे अपने जो सीरीज़ के अलावा और किसी सीरीज़ के बारे में पता नहीं था। बट जब फर्दर स्टडीज़ हुई तो और भी सीरीज़ आपके सामने निकल के आई, और जब फर्दर सीरीज़ आपके सामने निकल के आई तो रिडबर्ग ने फाइनल इक्वेशन आपके सामने क्या दी, फिर ये बाल्मर वाली इक्वेशन जो है वो ख़त्म हो गई और हमारे पास और भी इक्वेशन आ गई। तो जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आई है रिडबर्ग की वजह से, वो आई है, ये क्या है, वेवलेंथ, ये वेव नंबर, ये रिडबर्ग कांस्टेंट, ये इनिशियल लेवल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये फाइनल लेवल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और ये मैं जेड स्केयर बताता हूँ क्यों लिया। ठीक है, सबसे पहले आप आर एच की वैल्यू, आर जो है रिडबर्ग कांस्टेंट की, ये वैल्यू ले लो 1.10 सेंटीमीटर इनवर्स, ये शॉर्टकट्स है। ठीक है, कि ये वैल्यू रहेगी। दूसरा क्या है, और भी चीज़ों के बारे में मैं बताता हूँ, बट पहले मैं बताता हूँ जेड क्यों लिया। क्योंकि क्या है, ये जो फैक्टर है, ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, ये हमने स्टडी किया था सिर्फ हाइड्रोजन पे, और हाइड्रोजन आपका होता है 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम।
तो ये जो आपका चीज़ है, ये और एटम्स के लिए भी वैलिड हो सकती है अनटिल एंड अनलेस उनके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, अगर मैं हीलियम ले लूँ तो हीलियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव, एक्सेट्रा के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये रूल यहाँ पे लग सकता है, और यहाँ पे Z क्या है, Z एटॉमिक नंबर है। तो हीलियम के लिए क्या हो जाएगा, लिथियम के लिए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके लिए वैलिड हो गया। ठीक है, दूसरी चीज़ आपकी आ जाती है शॉर्टकट्स। ठीक है, मैं शॉर्टकट अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बता दूं आपको, तो सबसे पहले तो मैंने यही बता दिया कि आर की वैल्यू जो है वो अगर सेंटीमीटर इनवर्स में लेनी है तो क्या रहेगा, 5 सेंटीमीटर इनवर्स 1.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ठीक है, दूसरा अगर लिमिटिंग लाइन हो, आपको लिमिटिंग लाइन बोल दी है, ठीक है, या मैक्सिमम वेवलेंथ बोल दी है, ठीक है, या फिर लास्ट लाइन बोल दी है। जब ऐसा भी कहीं भी लिखा है तो आपने क्या करना है, सिंपली n2 को इन्फिनिटी ले लेना है। ज़्यादा एक्सप्लेन वो करेंगे नहीं, बस आपने n2 को इन्फिनिटी ले लेना है। ठीक है, दूसरा चीज़ आपका अगर आ जाता है, फर्स्ट लाइन बोल दिया या मिनिमम वेवलेंथ बोल दिया, तो आपके पास n1 अवेलेबल होगा। आपने बस क्या करना है, n2 को क्या लिख देना है, n1 + 1। समझ आई बात? ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अगर आपको पूछ लेते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी इस N1 और N2 लेवल में, N1 और N2 लेवल लीजिए, पूछा कि कितनी सारी उसमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी, तो आपने क्या कर लेना, बेसिकली सबमिशन कर लेना है N2 - N1 का। मान लो आपने आप पूछा है 5 और 2 के बीच में जो है कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 5 - 2 करना है, आएगा सबमिशन 3। सबमिशन 3 का मतलब होता है 3 + 2 + 1, मतलब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी हो जाएंगी, 5 और 2 के बीच में 6। ठीक है, अगर ये ग्राउंड पे फॉल हो रहा है तो आपने फॉर्मूला लगा लेना है n - n1/2, क्योंकि यहाँ पर अगर ग्राउंड के लिए बात करेंगे तो आपको n जो है वो एक ही अवेलेबल होगा, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या हो जाएगी, n × n - 1/2। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है, आपके पास फार्मूला क्या है, फार्मूला है 1/λ = μ' r 1/n1² - 1/n2²। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या रहेगा, n1 जो है वो कम रहेगा और n2 जो है वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है, n1 जो है वो कम रहेगा, n2 जो है वो ज़्यादा रहेगा। मतलब जो चीज़ है वो कोई ऊपर से नीचे फॉल करेगी, जब ऊपर से नीचे फॉल करती है ना तो वो एनर्जी को एमिट करती हुई जाती है। एमिट करेगी तो ये एमिशन का सिंपल केस होगा। बट कभी अगर ऐसा आ गया कि n2 जो है वो लेस आ गया और n1 जो है वो ज़्यादा आ गया, तो यहाँ जो है वो आपका नेगेटिव बन रहा होगा। आपने नेगेटिव नहीं लिखना है, उसको साइंटिफिकली समझना है कि अगर ऐसा केस आ रहा है मतलब एब्जॉर्प्शन हो रहा है। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे ऐसा होता है, लेवल्स होते हैं, लेवल्स ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, कोई चीज़ अगर ऊपर जा रही है तो तभी केस में जा सकती है जब वो क्या है, वो न्यूक्लियस के पास थी। ठीक है, उसके पास एनर्जी ज़्यादा थी, उसके पास एनर्जी कम थी, वो न्यूक्लियस के पास थी, उसके पास एनर्जी कम, ऊपर गया एनर्जी ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा। ठीक है, ऊपर जा रही है एनर्जी बढ़ती जा रही है, उसके बाद बहुत एनर्जी है, वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन कर रहा है, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन। बट जब वो जंप करता है तो वो अपनी सारी एनर्जी जो है एमिट करता है, तो इसे कह देते हैं आप एमिशन। तो न्यूक्लियस के पास मतलब ग्राउंड स्टेट जो है वो न्यूक्लियस के मैक्सिमम क्लोज होगा, तो उस स्टेट में आपकी मिनिमम एनर्जी होगी। और जैसे आप आगे जाते जाओगे, आप आगे कैसे जाओगे, एब्जॉर्प्शन करके जाओगे, तो आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। बट जब आप हायर शेल से लोअर शेल आ रहे हो, हायर शेल से लोअर शेल जंप कर रहे हो, तब आप अपनी एनर्जी रिलीज करोगे, ताकि आप उस शेल के कंफर्टेबल हो सको, उस शेल पे रह सको। ठीक है, आवाज़ आ रही है, बंद करो इसको। दूसरा चीज़ आता है कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है वो आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो उसमें इतनी सारी स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे विजिबल आ रही हैं। तो क्या होता है कि जब भी हम गैस को लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे हमने गैस को लिया था और एमिशन स्पेक्ट्रम करवा रहे थे, तो वहाँ पे एक हाइड्रोजन नहीं होता, बहुत सारे हाइड्रोजन होते हैं। एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल बन जाता है कि भैया एक ही इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, हाइड्रोजन है, तो आपने इतने सारे स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे ड्रॉ कर लिया। तो हाइड्रोजन एक है, बट हाइड्रोजन का जो गैस है वो एक ही नहीं रहेगी उसमें। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नो डाउट एक है, बट एक नहीं, उसमें लाखों हाइड्रोजन हो सकते हैं उतने से एरिया में। तो इस वजह से लाखों इलेक्ट्रॉन हो गए, तो उनका सिस्टम जो है
वो हम लोग हाइड्रोजन का पढ़ लेते हैं, इतनी सारी स्पेक्ट्रल लाइंस का। बट इन केस अगर मैं किसी दूसरे एटम की बात करूँ कि हम लोग सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही पढ़ रहे हैं, बाकी का क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि क्या होता है फर्दर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फर्दर जो एटम होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले का प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ स्टडी नहीं करते हैं। ठीक है, थैंक यू।